हेलो फ्रेंड्स, पीयू कॉमिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं राज कॉमिक्स के अंतर्गत भोकाल सीरीज का प्रथम अंक, जिसका नाम है खौफनाक खेल, जिसके लेखक है संजय गुप्ता जी और चित्रांकन है कदम स्टूडियो। महाबली फुचांग, ओसाक ग्रह का बागी जिसने ओसाक ग्रह की वह रात खून से रंग दी। महाराज गाबोचा की हत्या करके खिड़की से खड़ी उनकी रानी ये सब देख रही थी। महारानी सरिया राजकुमारी सोफिया को लेकर भाग निकली। वोचांग का क्रोध संभाले नहीं संभल रहा था। उसे पकड़ कर लाओ, उसके बिना तिलिस्मी ओलंपाक में घुसा नहीं जा सकता है। मुझे सोफिया जरूर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उधर उस गुप्त स्थान पर रानी सरिया की छत्र छाया में राजकुमारी सोफिया अब जवान हो चुकी थी। बेटी सोफिया, अब तुम इस लायक हो गई हो कि अपने पिता की हत्या का बदला ले सको। माँ, मैं फुचांग को खून से नहला दूंगी। नहीं, अभी नहीं बेटी, अभी तुम्हें तिलिस्मी ओलंपाक पहुंचना है। वही कैद है फुचांग की मौत और ओसाक ग्रह का भविष्य। तिलिस्मी ओलंपाक, सोफिया सुनकर हैरान रह जाती है। और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा, महर्षि गाजो बाजो के पास। ये पृथ्वी लोक में हमारे जासूस हैं और तुम्हारे पिता के वफादार भी। तुम्हें तिलिस्मी ओलंपाक की पूरी शिक्षा और चाबी वही देंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहां के लिए प्रस्थान कर जाती हूँ। पृथ्वी लोक पर विकास नगर में महर्षि गाजो बाजो के आश्रम में महाबली फुचांग को गाजो बाजो का प्रणाम। गाजो बाजो, तिलिस्मी ओलंपाक की तुम्हें पूरी जानकारी है और तुम्हें यह भी मालूम है कि राजकुमारी सोफिया के बिना वहां पहुंचा नहीं जा सकता है। राजकुमारी सोफिया को वहां पहुंचने के लिए तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। तो महाबली, मुझसे क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जब राजकुमारी सोफिया आपके पास पहुंचे तो आप राजकुमारी को हमें सौंप दे। जरूर महाबली, ऐसा ही होगा। हम विकास नगर के महाराज विकास मोहन के मेहमान हैं और वहीं पर रुके हुए हैं। और जब राजकुमारी सोफिया वहां पहुंची, महर्षि गाजो बाजो को सोफिया का प्रणाम। आओ पुत्री, स्वागत है तुम्हारा। हमें पता है पुत्री कि तुम यहाँ क्यों आई हो। हम तुम्हें खुद तिलिस्मी ओलंपाक ले चलेंगे। अभी तुम आराम करो, जैसी आपकी इच्छा महर्षि। अगले दिन महर्षि गाजो बाजो अपने आश्रम से निकले। चलो सारथी, विकास नगर, महाराज विकास नगर मोहन के दरबार में। महाराज विकास मोहन का दरबार। वाह, क्या नृत्य है, क्या नर्तकी है। महामंत्री चंद्रमणि, हमारे मित्र फुचांग के लिए मदिरा लाओ। जरूर महाराज, मदिरा ही तो जीवन है। तभी महर्षि गाजो बाजो ने वहां प्रवेश किया। महाबली फुचांग में महाराज विकास मोहन को गाजो बाजो का प्रणाम। तुरंत रंग कार्यक्रम बंद हो गया और सभी ने महर्षि को प्रणाम किया। प्रणाम महर्षि। गाजो बाजो आपके लिए बेशकीमती तोहफा लाया है महाबली फुचांग। कालीन खोल कर दिखाया जाए। और कालीन खोलते ही सभी हैरान रह गए थे। ये क्या? कालीन के अंदर तो राजकुमारी सोफिया थी। खिल उठा फुचांग का शैतानी चेहरा। हम तुमसे अति प्रसन्न हुए गाजो बाजो, तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम इसका इनाम देंगे आपको गाजो बाजो। बेईमान, धोखेबाज हो तुम। हा हा। महर्षि गाजो बाजो, आप जल्दी से ताबीज तैयार करें। जो आज्ञा महाबली। और तब महर्षि गाजो बाजो राजकुमारी सोफिया को लेकर वधशाला में पहुंचा। राजकुमारी, अपने इष्ट देव खजूरा को याद कर ले। गाजो बाजो, आप तो हमारे पिता के वफादार थे। हा हा। राजकुमारी, मेरे लिए पैसा और रुतबा जरूरी है और वह मुझे महाबली फुचांग से मिलेगा। गाजो बाजो, इस कृत्य के लिए होशाक ग्रहवासी व इष्ट देव खजूस आपको कभी माफ नहीं करेंगे। राजकुमारी, तिलिस्मी ओलंपाक हमारे हाथ आने के बाद हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। और महर्षि ने इतना कहते ही फरसा सोफिया की गर्दन पर दे मारा। और महर्षि ने महाराजी सोफिया की कटी गर्दन को उठाया, सोफिया की तड़पते हुए जिस्म को देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों से बीच कर गायब कर दिया। अब यह बाल और यह खून हमारे काम आएगा। और फिर ताबीज तैयार हो गया। तभी महाबली फुचांग ने वहां प्रवेश किया। महर्षि, कृपया बताए, क्या हमारा काम हो गया? जी हाँ महाबली, अब यह ताबीज पहनकर कोई भी महाबली, महावीर या सर्वोत्तम स्त्री पुरुष तिलिस्मी ओलंपाक में प्रवेश कर सकते हैं। महान खजूरा के वरदान के कारण केवल सोफिया ही तिलिस्मी ओलंपाक में प्रवेश कर सकती थी। महान खजूरा ने उसके खून में, उसके बालों में यह शक्ति भर दी थी। आप तिलिस्मी ओलंपाक में महान खजूरा के श्राप के कारण प्रवेश नहीं कर सकते थे। अब आपको यह खौफनाक खेलने के लिए जरूरत है संसार के सर्वोत्तम महावीर व महाबलिष्ठ व्यक्ति की। हाँ गाजो बाजो, यह खेल होगा और बड़े जोर शोर से होगा, किंतु उसी क्षण
वहां महाबली फुचांग के गुप्तचर ने प्रवेश किया। महाबली फुचांग, खबर मिली है कि सोफिया अभी जीवित है। इतना सुनते ही फुचांग हैरान रह गया। क्या क्या कह रहे तुम? लेकिन वह इससे आगे कुछ न बोल सका और जलकर भस्म हो गया। गर्ज उठा फुचांग, मैं ऋषि गाजो बाजो, यह क्या कह रहा था? यह गुप्तचर, और यह जल कैसे गया? महाबली फुचांग, यह गुप्तचर वधशाला की सुरक्षा घेरे में घुस आया था, इसलिए यह जलकर मर गया है। और राजकुमारी सोफिया के बारे में शायद यह जानता नहीं होगा कि उसका मैंने यहाँ अभी अभी वध किया है। महर्षि गाजो बाजो, तुमने हमारी बहुत सेवा कर ली। अब इस सेवा का तुम्हें अति विशिष्ट पुरस्कार देंगे हम। आप महान हैं महाबली। सेवा के इनाम में फुचांग की तलवार उठी और गाजो बाजो की गर्दन कट कर नीचे जा पड़ी। हा हा, तुझ जैसा चालबाज चालाक बूढ़ा अब जीवित नहीं रहना चाहिए। अब रचना पड़ेगा एक भयानक जाल, एक खौफनाक खेल, और उसके लिए आज ही विश्व के सभी राजाओं, सम्राटों, चक्रवर्ती सम्राटों, महावीरों और महाबलियों को न्योता देना होगा मुझे। विकासनगर के विशाल क्रीड़ा स्थल में विश्व के बड़े बड़े महारथी, महावीर, महाबली, राजा, चक्रवर्ती सम्राट, छिपकली मानव फुचांग के निमंत्रण पर एकत्रित हुए थे। महाबली फुचांग ने खौफनाक खेल का शुभारंभ किया। जादूगर सुल्तान, तुम अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रदर्शन करोगे। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हें ओलंपिक के लिए चुन लिया जाएगा। इस प्रदर्शन में मैं आपको निराश नहीं करूंगा महान फुचांग। क्रीड़ा स्थल के बीचों बीच फुचांग पहुंचकर सुल्तान ने अजीब आवाज में पुकारा, और अगले ही पल हाथियों की चिंगाड़ चारों तरफ से सुनाई देने लगी। कितने ही हाथी वहां एकत्रित हो गए थे। दोस्तों, अब ये सब हाथी एक पिरामिड बनाएंगे। और फिर बनना शुरू हो गया हाथियों का पिरामिड। कुछ ही देर में हाथियों का विशाल पिरामिड तैयार था, जिसे देखकर सभी हैरान थे। कुछ ही देर बाद जब सम्मोहन टूटा तो वहां कोई हाथी तो क्या, हाथी का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। सभी ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। दोस्तों, अब मैं आपको सम्मोहन शक्ति का दूसरा चमत्कार दिखाता हूँ। क्रीड़ा स्थल में बैठे दर्शक केवल खुद को जीवित अनुभव करेंगे, जबकि वहां बैठे सभी लोगों को निर्जीव। अगले ही पल, अरे क्रीड़ा स्थल में सब मरे पड़े हैं, केवल मैं ही जिंदा हूँ। यह क्या हुआ? सभी लोग कैसे मर गए और मैं कैसे बच गया? अरे, ये सब मरे हुए हैं, मैं तो जीवित हूँ। मुझे इनके बीच नहीं बैठना चाहिए। इस युवती ने कितना सुंदर हार पहन रखा है। यह तो मर चुकी है और कोई भी जीवित नहीं है। मैं इसका हार उतार लेती हूँ। उस क्रीड़ा स्थल में सभी अपने को जीवित और शेष सबको निर्जीव अनुभव कर रहे थे। भगवान की अनुकंपा है कि मैं जीवित हूँ। इतने सारे निर्जीव लोगों के बीच मेरा बच जाना महान आश्चर्य है। देर बाद जादूगर सुल्तान ने अपना सम्मोहन तोड़ा। अरे वाह, इसने तो कमाल कर दिया। सचमुच आश्चर्यजनक। इस जादूगर ने तो अद्भुत सम्मोहन किया है। देश विदेश के सम्राटों ने जादूगर सुल्तान की बहुत प्रशंसा की। सचमुच महान है। इसे ओलंपिक में भेजा जाना चाहिए। ऐसा आश्चर्य तो ना कभी देखा और ना कभी सुना था हम लोगों ने। तालियों की गूंज और दर्शकों के भारी शोर के बीच महाबली फुचांग ने घोषणा की, दोस्तों, आपका निर्णय मुझे स्वीकार है। मैं जादूगर सुल्तान को ओलंपिक के लिए चुन रहा हूँ। अब मैं विश्व के सबसे शक्तिशाली पुरुष अति क्रूर को आमंत्रित करता हूँ। अति क्रूर हाजिर हो। अति क्रूर ने दर्शकों का अभिनंदन स्वीकार किया। अति क्रूर, तुम्हें अपनी शक्ति का, अपने बल का प्रदर्शन करना है यहाँ। जरूर महाबली फुचांग। तभी क्रीड़ा स्थल की दीवारों में बने दरवाजे खुलने लगे और उससे जंगली जानवरों जैसे गैंडा और हाथियों ने क्रीड़ा स्थल के अंदर प्रवेश किया। एक शक्तिशाली गैंडे ने अति क्रूर की छाती पर टक्कर मारी। अति क्रूर उछलकर उसी गैंडे पर सवार हो गया। गैंडा भयभीत हो तेजी से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते गैंडा बुरी तरह थक कर गिर पड़ा। तभी दो हाथी तेजी से उसकी तरफ बढ़े। चिंगाड़ते हुए अति क्रूर ने दोनों हाथियों की सूंड को पकड़ लिया और फिर उसने हाथियों को संभलने का कोई अवसर नहीं दिया। अगले ही पल दोनों हाथी जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। अति क्रूर की शक्ति देखते ही बनती थी। चाहे हाथी हो चाहे गैंडा, एक ही टक्कर में अति क्रूर की वे धराशायी हो जाते थे। वह अद्भुत है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच महाबली फुचांग ने घोषणा की, शक्ति प्रदर्शन में सफल होने पर अति क्रूर को तिलस्म ओलंपिक के लिए चुना जाता है। महाबली अति क्रूर, आप अंदर जाइए, अभी आपको दोबारा बुलाया जाएगा। और अति क्रूर के जाने के बाद हर दर्शक के दिमाग में एक तूफान था। जाने अब कौन आएगा, पता नहीं क्या आश्चर्य दिखाएंगे महाबली फुचांग अब। लेकिन इससे पहले कि उनके प्रश्नों का सही जवाब मिलता, धरती गड़गड़ाहट करती हुई फटने लगी और सबके चेहरों पर खिंच गई आतंक की रेखाएं।
धरती का सीना चीर कर निकला एक भयानक दैत्य, किंतु तभी एक मानव भागता हुआ उसके पैरों के सामने आ गया और एक निष्फल सा दुस्साहस किया उसने, जिसने दैत्य को बुरी तरह से गुस्सा दिला दिया था। और दैत्य ने एक ठोकर मारी उसे और वो व्यक्ति दूर जा गिरा। दैत्य झुका और अगले ही क्षण चीखें निकल गई सभी दर्शकों की। दैत्य ने मैदान पर धरती का एक बड़ा टुकड़ा उखाड़ कर अपने हाथों में उठा लिया। सभी चीखने लगे थे, भौकाल भौकाल, अब कुछ करना ही होगा, उफ, अब नहीं बचेगा ये। और ये क्या आलोक! उसके देखते ही देखते उस व्यक्ति का शरीर बदलने लगा था। वो आलोक से अब भोकाल बन गया था। दैत्य ने विशाल धरती का टुकड़ा भोकाल पर दे मारा और भोकाल ने उस टुकड़े को अपनी तलवार से रोका। धरती का वह टुकड़ा रेत के कणों में बदलकर भोकाल के चारों तरफ बिखर गया था और फिर भोकाल ने अपनी ढाल नीचे की ओर की और वह उड़ चला। और बस अब नहीं बचेगा तू। भोकाल के वार ने दैत्य को काल का ग्रास बना दिया था। दर्शकों के शोर से सारा क्रीड़ा स्थल गूंज उठा। उसके बीच गूंज उठी फुचांग की आवाज, ये है आलोक उर्फ भोकाल, तिलिस्म ओलंपिक के लिए चुना गया तीसरा विजेता। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट और भोकाल के नाम का स्वर चारों तरफ गूंजने लगा था। भोकाल, भोकाल महावीर, भोकाल दर्शकों का अभिनंदन करता हुआ अपने हाथ हवा में लहरा रहा था। महाबली फुचांग का खूंखार स्वर गूंजा, अब इन तीनों विजेताओं को तिलिस्म ओलंपिक भेजूंगा मैं। तभी क्रीड़ा स्थल पर एक बिजली ने प्रवेश किया। ठहरो, मैं भी तिलिस्म ओलंपिक में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं, तिलिस्म ओलंपिक में सर्वोत्तम महाबली महावीर इंसान ही भाग ले सकते हैं। मैं किसी भी सर्वोत्तम महाबली महावीर से लड़ने को तैयार हूँ। नहीं, हमें चींटी को हाथी से लड़ाने में समय नहीं गंवाना है, लेकिन तुम्हें चींटी को हाथी से लड़वाना ही होगा, नहीं तो तुम मुझसे मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। फुचांग ने मुस्कुराकर 2 बार ताली बजाई और देखते ही देखते 2 दैत्याकार मानवों ने क्रीड़ा स्थल में प्रवेश किया। दोनों भयानक अंदाज में तुरीन की तरफ बढ़े। तभी एक बिजली सी कौंधी, चल कपाला, और कपाला उछल पड़ी। शाबाश कपाला, क्या बला थी वह। कपाला ने फिर छलांग लगाई, किंतु इस बार वह फंस गई थी। दूसरे राक्षस ने भी तब तक जंजीर वाला गोला प्राप्त कर लिया था। दोनों राक्षस उन्हें लिए आकाश में उड़ चले। हा, हमसे क्या खाकर लड़ने आई थी बालिका। क्रीड़ा स्थल के शांत वातावरण में गूंज उठी फुचांग की हड्डियों को जमा देने वाली खौफनाक हंसी। हा, चींटी और हाथी का मुकाबला। किंतु तभी दोनों राक्षसों की चीखों से गूंज उठा आकाश। दोनों राक्षस कंकाल में बदल गए थे। चल कपाला फुचांग के पास। और उस बला का यह करतब देख क्रीड़ा स्थल में बैठा हर दर्शक तब रह गया था। फुचांग के सामने गुर्रा उठी तुरीन, अब बोलो, भेजोगे ना मुझे तिलिस्म ओलंपिक में। हाँ, जरूर भेजेंगे हम तुम्हें। इस निर्णय से सभी दर्शकों में हर्ष की लहर छा गई थी। सभी ने तालियों से उसका स्वागत किया। कुछ ही देर बाद चारों विजेता वहां मौजूद थे। अब मैं आप चारों को तिलिस्म ओलंपिक भेज रहा हूँ। वहां क्या करना है इसकी जानकारी आपको महावीर भोकाल वहां जाकर देंगे। हम सब तैयार हैं। फुचांग ने चारों को एक एक ताबीज दिया। इन ताबीजों को आप चारों पहन ले। यह अभिमंत्रित ताबीज है, इसके बिना आपकी शक्तियां वहां खत्म हो जाएगी। मतलब यह है कि इन्हें आपको हरगिज नहीं त्यागना है। फिर वे चारों वहां से गायब हो गए और तब गूंज उठी फुचांग की आवाज, पृथ्वी के राजाओं, महाराजाओं, चक्रवर्ती सम्राटों, इस क्रीड़ा स्थल से यह खेल अब समाप्त हुआ। अब आप अपने अपने देशों में पहुंचकर भी तिलिस्म ओलंपिक में हो रहे चारों वीरों के खेल का आनंद ले सकते हैं, किंतु उसके लिए आपको अपने अपने देशों की आय का आधा हिस्सा देना होगा। ये जादुई दर्शन आपको तिलिस्म ओलंपिक के सभी दृश्य दिखेंगे। मेरा वादा है कि आपका ऐसा मनोरंजन कभी ना हुआ होगा, ना कभी हजारों साल तक किसी का होगा। हम सब तैयार हैं। हमें यह दूरदर्शन दर्पण चाहिए और हम आगे भी तिलिस्म ओलंपिक में और वीरों को भेजते रहेंगे। पाठकों, आपके दिमाग में इस अद्भुत कथानांक में खूब कुश्ती लड़ी। अब आपके दिमाग में कुछ प्रश्न होंगे, जैसे महारानी सीरिया का क्या हुआ, राजकुमारी सोफिया को कत्ल कैसे हुआ, क्या था तिलिस्म ओलंपिक, आलोप अति क्रूर तुरीन और सुल्तान कौन थे, तिलिस्म ओलंपिक में क्या हुआ, तिलिस्म ओलंपिक से फुचांग क्या चाहता था, आलोप के भोकाल बनने का क्या रहस्य था। इन सब प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे तिलिस्म ओलंपिक में। धन्यवाद दोस्तों, ये अंक यहीं समाप्त होता है।